हमारा लिखा हुआ है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका हम उसे कहते हैं जो शरीर की मौलिक इकाई होती हैं। दूसरा पॉइंट है यह सभी सजीवों की मूलभूत इकाई हैं जिनके अंदर जान होता है। वो किससे बने होते हैं बाबू? वो सेल से बने होते हैं। तीसरी पॉइंट हमारे सामने आप देखेंगे कि सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं। जो भी सजीव हैं हमारे सामने वो किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, इसीलिए शरीर की संरचनात्मक इकाई है। कोशिका हमारे शरीर को क्या करता है? एक आकार प्रदान करता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? संरचनात्मक। कोई भी संरचना को डिजाइन करने की इकाई कहते हैं हम उसको। शरीर के सभी कार्य को कोशिकीय सतह पर होते हैं, इसीलिए शरीर का क्रियात्मक इकाई है। क्योंकि जो भी कार्य होता है, वर्क होता है बाबू, जो भी वर्क होता है किसके मिलकर होता है? तो कोशिका के हेल्प से ही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ें, चलिए। शरीर के सभी कार्य कोशिका सतह पर होते हैं, इसलिए यह शरीर का क्रियात्मक इकाई है। अब हम जानेंगे कि इसको खोज किसने किया था। सेल कितने प्रकार के खोजे गए? एक मरे हुए सेल भी खोजे गए, एक जिंदे भी खोज किए गए। तो मरे हुए सेल का खोज किसने किया और जिंदे सेल की खोज किसने की? भैया खोज का सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम का कोई व्यक्ति 1665 ईस्वी में पता लगाया था, लेकिन वो मरे हुए सेल का खोज किया था। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका के केंद्र का खोज किया था। तो कोशिका की खोज किसने की मेरे दोस्त? तो भैया रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक। कब किया था? 1665 ईस्वी में। और कोशिका के केंद्र यानी जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में, उसका खोज किसने किया था दोस्त? तो उसका खोज किया था आपको रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, चलिए। दूसरी बात, कोशिका का सबसे पहले पता लगाया रॉबर्ट हुक ने, सभी को पता है। दूसरा, वे जीव जो एक ही कोशिका से बने होते हैं शुरू में ही एक संपूर्ण जीवी होते हैं या कोशिकीय कहलाते हैं। ठीक है, कोशिकीय किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ जाएगा। तो वे जीव जो एक ही कोशिका से बने होते हैं एवं शुरू में ही एक संपूर्ण जीव होते हैं उसे हम कोशिकीय कहते हैं। जैसे होते हैं, मार्क डाउन करिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, फ्लोमेडिनेसा, जो भी होता है, बैक्टीरिया, जीवाणु, ईटीसी, इसको हम कहते हैं कोशिकीय। अब आगे जानेंगे कि बहुकोशिकीय किसे कहते हैं। अच्छा, कोशिकीय मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? जो सिंगल सेल से बने होते हैं। किससे? सिंगल सेल से, उसको हम कोशिकीय कहते हैं। जो मल्टी सेलुलर, अच्छा, सेलुलर और मल्टी सेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ जीव सेलुलर, जो अनेक सेलों से बना हुआ, एक और अनेक सेलों से बना हुआ जीव मल्टी सेलुलर। हम लोग मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे सेल विभाजन होते हैं। ठीक है, उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे कि वे जीव जिनमें अनेक कोशिकीय समूह होकर विभिन्न कार्य संपन्न करते हैं, विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, उसे बहुकोशिकीय कहते हैं या उसे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो इसमें डिफरेंस समझिएगा। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? कोशिकीय किसे कहते हैं? बहुकोशिकीय। तो कोशिकीय उसे कहते हैं जिनमें सेल परिवर्तन नहीं होता, डिफ्यूजन नहीं होता, फ्यूजन नहीं होता। अब बहुकोशिकीय जो जिसमें डिफ्यूजन अलग अलग अंग को बनाने के लिए अलग अलग सेल की जरूरत, नित्यांत आवश्यकताएं होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं बच्चा क्या? उसी को हम कहते हैं बहुकोशिकीय। जो जिसमें किसमें पाया जाता है? मानव में, पेड़ पौधों में, इसी ईटीसी। ठीक है, जंतु में पाए जाते हैं, मानव में, बंदरों में, मतलब सभी में पाए जाते हैं। कोशिका की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होता है। देखिए, कोशिका का कोई भी जो होता है पार्ट्स या कोशिका का कोई भी साइज आकार फिक्स नहीं होता, क्योंकि कोशिका के टाइप्स बहुत होते हैं। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है कुछ कोशिकाएं अपनी आकार बदलती रहती हैं। एक अमीबा है, आप देख लीजिएगा, अमीबा हमेशा अपना आकार बदलता रहता है, इसीलिए कोई भी कोशिकाएं का आकार फिक्स नहीं होता। ठीक है, अमीबा अपना आकार करता रहता है, बदलता रहता है। और उसी के साथ आता है कुछ जीवों में कोशिकीय का आकार सर्वत्र रहता है, जैसे कि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कुछ ऐसा होता है कि आप लोग देखे होंगे। ठीक है, और आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसा ही होता है। ये मस्कुलर को जोड़ता है, जो न्यूरॉन में पाया जाता है, जो हमारे कोऑर्डिनेशन में बैकबोन से जुड़ा होता है, जिसे मैसेंजरी भी कहते हैं, जो मैसेज पहुंचाता है, उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, बैन मोरो से जोड़ता है सब। दूसरी बात कि प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कैसे होता है? प्लाज्मा झिल्ली बना कैसे होता है? नोट डाउन करिएगा मेरे भाई। कहते हैं कि जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन से बना होता है। कहता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका की सबसे बाहरी परत होती हैं जो कोशिका के घट को बाहर और पर्यावरण से अलग करती हैं। ये होता है, मान लीजिए कोशिका, इसके अंदर न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा झिल्ली बाहरी वातावरण से क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है मेरे दोस्त, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स तथा प्रोटीन्स
की परत से बनी होती हैं। ये इसमें प्लाज्मा झिल्ली बनी कैसी होती हैं? फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती हैं। इसका कार्य क्या होता है मेरे बाबू? इसका कार्य होता है कि आउटर मोस्ट आउटसाइड से जो इसके अंदर कोई भी वातावरण से ऑक्सीजन हो या कोई भी गैस से जो इंटर करता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे अमीबा जिस प्रक्रिया में भोजन ग्रहण करता है उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो भैया एंडोसाइटोसिस का काम क्या है? भैया वो प्रक्रिया है जिसमें अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। विसरण एक कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थ के अणुओं का परिवहन वर्णात्मक परम्परागत झिल्ली के दबाव से होता है, उसे कहते हैं, यह क्रिया विसरण कहलाती है। ये क्रिया विसरण कहलाती है। बने रहिए अंत तक, लाजवाब क्वेश्चन, इस चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जल के सुनिएगा कि जल के अणुओं की गति वर्णात्मक परंपरा झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। प्रासरण उसे कहते हैं जब जल के द्वारा कोई भी अणु का उत्सर्जन होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रासरण। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, केंद्र कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। कोशिका केंद्रक में भी पाया जाता है जो सिर्फ कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। तो भैया जो गुणसूत्र होते हैं, आपको पता है कि 23 गुणसूत्र होते हैं 46 पेयर में, वो कब दिखता है? तो जब कभी भी कोशिका क्या होता है, कोशिकांग जब भी विभाजित होता है, ठीक है, कोशिका केंद्रक में विभाजित होता है सेल, तब जाकर के दिखता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक सतह होता है जिसे केंद्रा झिल्ली कहते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि सेल है, सेल के ऊपर एक ऐसे झिल्ली होती है, आप देखते होंगे डबल लेयर की होती है, उसको हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है, सिर्फ कोशिका विभाजन के मतलब इसका काम क्या होता है बाबू? देखिएगा, इसका काम होता है इन छिद्र के द्वारा केंद्र के अंदर कोशिकांग केंद्र से बाहर जा पाता है, आना जाना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, गुणसूत्र एक छायाकार संरचना होती हैं जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। वे कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं या क्रोमोसोम या आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता जैसे डीएनए, ठीक है, डीएनए के अणु के रूप में अगली स्वतंत्र में जाते हैं। जैसे कि समझ लो, जैसे एक्स एक्स होता है और भैया एक्स वाई होता है, तो ये क्रोमोसोम ये जेंडर को डिसाइड करते हैं, जीन को, करेक्टर को, कि भैया आगे के पेरेंट्स कैसे होंगे। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, कि क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? तो डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यकताएं सुनिश्चित सूचनाएं होती हैं। डीएनए के पास वो सारी प्रकार की सूचनाएं होती हैं कि आपको किस तरह से ढलना है, आपको बॉडी में क्या ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उस सबको उसको पता होता है। और समझने वाली बात क्या है बाबू यहाँ पे? और समझने वाली बात यह है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो वर्क करता है, पूरे डिसीजन लेता है कि क्या होने वाला है, उसको हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं बाबू? उसको हम जीन कहते हैं। जो कोशिकांग विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, डीएनए क्रोमोटीन पदार्थ के रूप में दिग्मान रहता है। जो कभी भी भाग नहीं लेता है उसको क्रोमोटीन कहते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक भी 2 भागों में विभक्त हो जाता है। जब भी कोशिका का डिवीजन, मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, जब ये विभाजन होगा तो बड़ा था, अब छोटे छोटे 2 भागों में डिवाइड होगा। अब उस 3 भागों में होना है तो छोटे छोटे 3 भागों में, मतलब कि कई भागों में डिवाइड हो सकता है। कारण नई कोशिका में जनक कोशिका के भी सभी गुण मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराना कोशिका है इसके अंदर सब कुछ है, अब न्यू कोशिका जब बनाएगा तो इसमें नहीं होगा। जो इसमें था वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वता को निर्धारित करता है, साथ सजीव कोशिका की रासायनिक क्रिया को भी निर्देशन करता है। अब हम समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है पेपर्स में। प्रोकैरियोटिक, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जैसे कि जिसके अंदर सिंगल लेयर पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये ऐसी कोशिकाएं जीवाणु में पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जीवाणु में वायरस बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जैसे कि शैवाल, अन्य सभी बहुकोशिकीय जैसे हम, आप, पेड़ पौधे सब। ठीक है, अगर प्रत्येक कोशिका के जीवद्रव्य में अनेक छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। इन्हें ही कोशिका ऑर्गेनल्स अर्थात कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि देखिए, कोशिकांग के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिनका नाम है माइक्रोकांडिया, गल्जी, अपकरण, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम तथा आदि इटीसी। ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, इटीसी बहुत कुछ पाया जाता है। ठीक है बाबू,
कोशिका द्रव तथा केंद्र दोनों को मिलकर जीव द्रव कहते हैं। जब भी कोशिका एवं केंद्र द्रव दोनों मिल जाते हैं तो उसको जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर समझेंगे कि अल्प परागकण डाबी बिलियंस हेपेटोनिक सॉल्यूशन, यदि कोशिकाओं को तनु बिलियन वाले माध्यम अर्थात जल में संकरक अर्थात नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा रखा गया हो तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे बिलियन के अल्प परासरण डाबी बिलियन कहलाता है। दूसरा, संपरासरारी डाबी बिलियंस आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम बिलियन में रखा जाता है तो बाहर जल का साधारणतः कोशिका में स्थित जल साधारणतः में ठीक बाहर को, अरे सुनिए, कहने का मतलब आप देखोगे कुछ इस तरह से स्टोमाटा मिलता है। कहने का मतलब मान लीजिए कि रुई है, गद्दी है, इसमें जब भी वाटर भर जाएगा तो फूल जाएगा, फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब इसमें से वाटर सूख जाता है तो क्या होता है, छोटा हो जाता है। वही बताना चाहता है कि जब भी जिस कोशिका में पानी भरा रहेगा तो फूला रहेगा, जिस कोशिकाओं में पानी कम होंगी तो कोशिकाएँ क्या होगा, पचक जाएगा। अति प्रसरण दाबी बिलियंस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यदि कोशिकाओं के बाहर वाली विलयन अंदर के घोल से अधिक सान्द्रता में जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा तो ऐसे विलयन अति प्रसरण कहलाता है। जब दोनों भर जाए, ना कम हो ना भर, ज़्यादा एकदम हद से ज़्यादा हो जाए तो उसको कहेंगे प्रसरिति। नेक्स्ट देखना बाबू कि कोशिका भित्ति के बल पादक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं, जो कि मुक्त सेलुलोज की बनी होती हैं। यह पौधों में संरचनात्मक अधिक प्रदान करती हैं। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, जो पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में सेल वाल कहते हैं। ठीक है, और ये किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। अब हम जानेंगे भैया राइबोसोम। राइबोसोम को जैसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं हम लोग। राइबोसोम का काम क्या है, कह रहा है राइबोसोम कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली आकृति की संरचना होती है। वे कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाई जा सकती है, अर्थात अंतर्जलीय, जैसे ईआर से जुड़ी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यह कोई प्रोटीन बनाता है। अभी मैं जस्ट बोला हूँ कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए कही जाती है क्योंकि वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। बस सीधा सीधी जान लेना बाबू पेपर के अंदर। लाइसोसोम, लाइसोसोम का काम क्या होता है पहले जान लेते हैं कि जैसे कि सेल जो मरे होते हैं उनके अंदर एक एंजाइम जैसे लिपिड्स होता है, क्या करता है, उसके ऊपर छिड़क करके उनको नष्ट करके नए सेल का विभाजन, नए सेल का विकास करता हो। पढ़ेंगे लाइसोसोम कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र, जिसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। यह झिल्ली के सिरी हुई संरचना है और लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के साथ साथ कोशिकाओं को टूटते फूटते भागों को पाचित करके साफ करता है, मतलब अनहेंस कर लेता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ से जोड़ सकने में सक्षम होते हैं। और इसको फाइनली क्या करता है बाबू, इसको जला करके नष्ट कर देता है उस जगह पर। क्या आप लोग देखे होंगे कि कभी भी चोट लगता है तो काला धब्बा पड़ जाता है किसी बाड़ी के ऊपर। तो आखिर क्यों काला पड़ता है, तो रीज़न ये है कि वहाँ पर सेल मर जाते हैं और सड़ जाते हैं। तो बाड़ी में भी तो कूड़े कचड़े हैं, तो बाड़ी के कूड़े कचड़ों को नष्ट करने के लिए लाइसोसोम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर नष्टकारी एक एंजाइम पाया जाता है, जिसके एंजाइम से सारे सेल, सड़े हुए सेल नष्ट हो जाते हैं। फिर नए सेल का आविष्कार होता है, नए सेल फ्यूजन होते हैं आगे के लिए। चलिए, माइक्रोकांडिया जिसे हम कहते हैं, इसको पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। माइक्रोकांडिया दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। इसके अंदर डबल लेयर पाया जाता है, एक ए लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर। ए डबल लेयर का होता है माइक्रोकांडिया दोहरी झिल्ली कोशिकांग। बाहरी झिल्ली छिद्री होती है। यह भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वर्लित होती है, रूट्स होती है। ठीक है, इसका अपना डीएनए होता है और इसके अंदर अपना खुद का अपना राइबोसोम होता है और अपना खुद का डीएनए होता है। पूछ देगा कि न्यूक्लियस को सेल को छोड़ करके कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जिसके अंदर डीएनए और राइबोसोम स्वयं पाया जाता है, तो माइक्रोकांडिया के अंदर भैया डीएनए और राइबोसोम स्वयं पाया जाता है। और अतः माइक्रोकांडिया अपना कुछ प्रोटीन स्रोत बनाते हैं, एक खुद अपना प्रोटीन निर्माण करता है। इसीलिए इसे माइक्रोकांडिया अद्भुत अंगत कहते हैं, मतलब कि पावर हाउस, गृह हाउस, एनर्जी की फैक्ट्री। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है, पावर हाउस। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए, कह रहा है कि लिपिड्स केवल पादक कोशिकाओं में स्थित होते हैं। लिपिड जो होते हैं वो पादक कोशिकाओं में स्थित होते हैं। लिपिड की भीतरी संरचना में बहुझिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होते हैं। स्टोमाटा आप देखोगे, ठीक है, इसमें पाई जाती हैं। लिपिड बाह्य रचना में माइक्रोकांडिया की तरह ही होती हैं। माइक्रोकांडिया की तरह लिपिड्स में भी अपना डीएनए राइबोसोम पाया जाता है। क्या सीखा आप लोगों ने कि माइक्रोकांडिया और लिपिड्स के अंदर अपना डीएनए होता है।
और अपना राइबोसोम होता है, ठीक है। डीएनए और राइबोसोम खुद का होता है। तो होप कि सारे बच्चे इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अभी मैंने थ्योरी को कंप्लीट कर दिया है, एक क्वेश्चन थ्योरी का है, उसके बाद से हम बहुत इंपॉर्टेंस प्रश्न कराने वाले हैं अपने बाबू के लिए। चलो, रसधानी ठोस अथवा तरल पदार्थ से संग्रहित थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानी छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानी बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधे की कोशिकांग की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिकाओं के आयतन यानी 50 से लेकर के 90% तक होती है। जैसे ना कि ऊँट को देखे होंगे, आप कहते हैं ऊँट के पास रसदानी बहुत बड़ी होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके पेपर के अंदर। चलो, कोशिका की खोज किसने और कैसे की? पहला प्रश्न तो अपने पढ़ा था कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में अंग्रेज जीव वैज्ञानिक जिसका नाम रॉबर्ट हुक था, कोशिका की खोज की। और उसने कार्क की पतली कांट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से खोज की थी। दूसरा प्रश्न, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? भैया, क्योंकि कोशिका हमारे शरीर की आकार प्रदान करती है, इसीलिए शरीर की संरचनात्मक इकाई और शरीर के सभी कार्य को कोशिका सतह पर होते हैं, इसीलिए उसको शरीर की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। सारा लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो समझिए कि आप लोग सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ को कोशिका में कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। आखिर ऑक्सीजन पानी कोशिका के अंदर कैसे जाते हैं? आंसर, कोशिका झिल्ली वर्णात्मक परागमय झिल्ली होती हैं जो चुने हुए पदार्थ को ही अंदर बाहर आने देती हैं या पादप की गति के नियंत्रण करती हैं। जैसे CO2 की बात कर लें, गति। कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं के अंदर उच्च सांद्रता में विद्यमान रहता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है कोशिका में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि कोशिकाओं श्वसन के दौरान CO2 का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका श्वसन के द्वारा निर्माण करता है, ठीक है। जब कोशिका के अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक बढ़ जाती है तो उस समय कोशिका से बाहर CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो उसके बाहर क्या होगा, कम हो जाता है, ठीक है। पदार्थ की गति के नियम के अनुसार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते कोई भी, जब वाई जहाँ अधिक होंगी अधिक से कम के क्षेत्र में आएंगी, नहीं कम से अधिक के क्षेत्र में। गैस के लिए गति का विसरण कहलाता है। इसीलिए विसरण की प्रक्रिया के द्वारा गैसीय पदार्थ जैसे CO2 तथा O2 कोशिका के अंदर और बाहर आते हैं। चूँकि जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता अधिक बढ़ जाती है तो वह बाहर जाती है और जाकर के O2 सांद्रता बाहर बढ़ जाती है और कोशिका के अंदर चला जाता है। जैसे फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, फिर जाकर के ऑक्सीजन का निर्माण करता है, फिर बढ़ जाता है। स्क्रीनशॉट लो, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। चलो, जल की गति कैसे जल कैसे सेल के अंदर इंटर करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जल भी ठीक उसी नियम का पालन करता है जो गैस करता है। कोशिका में जल की गति प्रासरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, प्रासरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जब कोशिका के अंदर जल की सांद्रता अधिक होती है तो कोशिका के बाहर की सांद्रता कम हो जाती है। तब पदार्थ की गति के नियम के अनुसार जल उच्च सांद्रता के या सांद्रता से निम्न सांद्रता की गति करती है। ठीक उसी प्रकार बाहर से अंदर की ओर गति करना। एक बड़ा लाजवाब क्वेश्चन होता है कि बाबू कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परागमय झिल्ली क्यों कहते हैं बाबू? हिंदी में थोड़ा सा समझ पा रहे हैं मुझे। इसीलिए कि प्लाज्मा झिल्ली कुछ चुने पदार्थ को अंदर बाहर करने देती है, अतः पदार्थ की गति को रोकती है। इसीलिए कोशिका झिल्ली के वर्णात्मक परागमय झिल्ली भी कहते हैं। कुछ चुने गए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन,
कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया आ जा सकती हैं। कौन कौन आता है बस? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और O2, बस दो ही। एक बार लाइक करिए कि सूरज भैया कितना शानदार क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए। क्या आप दो ऐसे अंगों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होते हैं? जी, जंतु कोशिका में माइक्रोकांडिया या माइक्रोकांडिया और पादक कोशिका में लिपिड। अभी हमने बस जस्ट कुछ समय पहले बताया कि माइक्रोकांडिया के अंदर DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं, और सेम प्लास्टिड के अंदर भी बाबू राइसोसोम और DNA पाया जाता है। लेकिन ये पादक कोशिका में होता है, ये जंतु कोशिका में, यानी ये पेड़ पौधों में और ये हम लोगों में। देखेंगे, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक अभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? आखिर क्या होगा आगे ऐसी प्रक्रियाएं? मेरे दोस्त, कोशिका जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, आप सभी को पता है कि जीवन की सभी मूलभूत इकाई कोशिकाओं से पारस्परिक होती हैं। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिका की जीवन के लिए कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। यह जीवन के लिए उपयोगी अनुसरण का कार्य, जैसे कि पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन आदि को नहीं कर पाएगा, और फिर मानव जीवन नहीं आगे बढ़ पाएगा, मानव का मृत्यु हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्मघात की थैली मतलब सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? आइए समझते हैं। क्योंकि कोशिका चयापचय, ठीक है, वे विद्यमान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त मृत्यु हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाता है और इसके शक्तिशाली एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघात की यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? भाई, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपको सभी को पता है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। थोड़ी सी कुछ पादक जंतु कोशिकाओं में डिफरेंट क्या है बाबू? तो पादक कोशिका और जंतु कोशिका दोनों देखेंगे। पहला पादक कोशिका, फर्स्ट में देखेंगे कि इनमें कोशिका भीति होती है, जिसके अंदर जंतु के अंदर कोशिका भीति नहीं पाई जाती। पहली बात, इसमें हरित लवण उपस्थित होते हैं और इनमें हरित लवक उपस्थित होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है पादक में, लेकिन इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, हम किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। वे प्राय बड़े आकार की होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी आकार की होती हैं, बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंट हम आपको ये बता दें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं से किस प्रकार भिन्न है। देखिएगा, यहाँ पे है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों में डिफरेंट हम आपको बता देते हैं। दोनों में डिफरेंट क्या है बाबू? देखो, पहला, आकार में प्राय छोटा होता है प्रोकैरियोटिक, लेकिन यूकैरियोटिक आकार में बड़ा होता है। दो, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, लेकिन केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है दोनों में। क्रोमोसोम प्राय होता है, ठीक है, इसमें भी क्रोमोसोम अधिक होते हैं। चौथा पॉइंट, कई अन्य अंग नहीं होते, इनमें लगभग सभी अंग होते हैं, सब कोई पाया जाता है यूकैरियोटिक में। पांचवा, प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदारी पुटिया से के साथ होती है, जिसमें क्लोरोफिल प्लास्टिड में भी होता है, दोनों में। लास्ट वाला बाबू क्या है कि वास्तविक केंद्रिक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंग भी नहीं होती, जिसके अंदर इसमें केंद्रक झिल्ली के साथ साथ झिल्ली युक्त अंग भी होते हैं। तो डिफरेंट हमारे यही है कि आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर ही ख़त्म करने वाला था इसमें, और करूँगा भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत मेहनत लगता है बच्चा। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? आंसर,
यदि कोशिका झिल्ली फट जाए, टूट जाए, तो कोशिका के अंदर अंतरिक्ष रासायनिक संगठन नष्ट हो जाएगा। उसके अंदर जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं होने वाली, संगठित पावरफुल जो भी चीज़ें हैं वो नष्ट हो जाएंगी और अपना आधारभूत कार्य संपन्न नहीं कर पाएगा। वो प्लाज्मा झिल्ली अपना वर्क पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसी क्षतिग्रस्त कोशिका मर जाती हैं, जिसे लाइबोसोम जैसा अंग पचा लेता है, उनको खा लेता है। यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? गोल्जी बॉडी ट्रांसफॉर्म करता है, देख लीजिए। कह रहा है कि अंतर्जलीय जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषक पदार्थ को गोल्जी उपकरण के द्वारा ही संचयन उपरांत पैकिंग और जगह से दूसरे जगह विभिन्न अवतरण को कोशिका के अंदर बाहर भेजने का कार्य करता है। बाबू, ये जो होता है ना गोल्जी उपकरण, इसे गोल्जी ऑपरेटर भी कहते हैं। ऑपरेटर मतलब समझ रहे हैं, एक गाना चल रहा है तब तक दूसरा गाना लगा देता है, उसी को ऑपरेटर कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे कोई भी एनर्जी ले करके रिलीज करना, उसको कहते हैं गोल्जी ऑपरेटर। ठीक है, गोल्जी उपकरण की शामिल होता है। यदि गोल्जी ऑपरेटर नहीं हो तो कोशिका में होने वाले महत्वपूर्ण कार्य, संरचनात्मक रूपांतर, पैकिंग और विभिन्न पदार्थों को जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना असंभव हो पाएगा, चूंकि संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों है? आपको सभी को पता है, माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया को बिजली हाउस कहते हैं। जिसे माइक्रोकांडिया जीवन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी का निर्माण करता है और एटीपी से ऊर्जा का निर्माण होता है। यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। और माइक्रोकांडिया के पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम खुद होता है और एक स्वयं प्रोटीन का निर्माण करता है। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका झिल्ली, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन संश्लेषण अंडोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जिसके दो भाग होते हैं। एक खुरदरा होता है, एक रफ होता है। क्या होता है बाबू? एक होता है खुरदरा, जैसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं कि स्मूथ। तो रफ का होता है, जान लेंगे, जो कोशिका झिल्ली को बनाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। जो प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं उसे रफ कहते हैं। जो एक कोशिका झिल्ली को बनाने में वसा का तथा लिपिड का निर्माण करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्मूथ कहते हैं। देखिए, इसमें प्रोटीन, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, और इसमें वसा और लिपिड्स का निर्माण होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है आपको बताना है। एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया प्राप्त करता है। चूंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यह कोशिका जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण तथा बाहरी पर्यावरण के अपने भोजन ग्रहण करते हैं, केवल लचीलापन होने के कारण, और कोशिका झिल्ली पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा सकता है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस तथा फोगोसाइटोसिस भी कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। परासरण क्या है? जल के अणुओं की गति जब ऋणात्मक पारगमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। जब आउटर लेयर से इंटर लेयर में हो तो। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। जैसे कि छीले हुए धागे, आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो, इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू के कप बन जाएं। इनमें से एक कप को उबलते आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब पहला कप A खाली रखो, दूसरा कप B में 1 चम्मच चीनी डालो, C कप में 1 चम्मच नमक डालो। उबले आलू में बनाए गए D में चम्मच चीनी डालो। ठीक है, फिर आगे देखो क्या होगा।
तो ये क्या होगा बाबू, आपको ये होगा कि आलू के इन चारों फाकों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात परिवर्तन नए हो जाएंगे। अब बाबू एक वन लाइन अति लघुतरी प्रश्न को पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत फास्ट। कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 ईस्वी में की थी, सूक्ष्मदर्शी कार के ऊपर। CO2 तथा पानी में जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर कैसे होते हैं? विसरण के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते रहेंगे। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो इंडोसाइटोसिस और हाँ चलो मान लो एक ही छोड़ दो। फिर इंडोसाइटोसिस क्या है? एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जब वे भोजन प्राप्त करते हैं उसी को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। चलो, प्लाज्मा झिल्ली को ओरात्मक परागमय झिल्ली क्यों कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थ को अंदर बाहर ले जाती है अतः अंदर पदार्थों की गति को रोकती है। प्लाज्मा झिल्ली को ओरात्मक झिल्ली कहते हैं। प्रासरण क्या है? जल के अणुओं की गति तथा ओरात्मक प्रगण झिल्ली द्वारा उसे प्रासरण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रासरण। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? भैया सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ होता है जो पौधों में पाया जाता है, ठीक है, और ये पादप कोशिका भित्ति मुक्त सेलुलोज की बनी होती हैं, ठीक है। जीव द्रव कुंचन किसे कहते हैं? जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित अंतरिक्ष पदार्थ संकुचित होते हैं। इस घटक की जीव द्रव कुंचन कहते हैं। आई होप कि सारे बचवा कुल को समझ में आ रहा है। फटाफट ऑनलाइन क्वेश्चन। DNA का पूरा नाम लिखो। तो DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियर एसिड्स, ATP क्या है? ATP का पूरा नाम, ATP का पूरा नाम होता है बाबू एंडिनोसिन ट्रांसपोर्ट। कोशिका के किस अंगक के आनुवांशिक गुण होते हैं? तो भाई क्रोमोसोम के अंदर ऐसे 2 अंगकों का नाम बताइए जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। भैया माइक्रोकांडिया और फ्लोस मतलब क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। 14 लाइसोसोम को आत्मघात की थैली क्यों कही जाती है? क्योंकि वो मरे हुए सेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, उसी को इसलिए कहते हैं बाबू, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो माइक्रोकांडिया में होता है। अति लघु उत्तरी प्रश्न 4 अंक में आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए, बताए थे। इसका आकार छोटा होता है, इनमें कोशिका के अंदर झिल्ली नहीं होती हैं, क्रोमोसोम एक होता है, अधिकांश द्रव अंगत नहीं होती हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक के बारे में जान लेना मेरे दोस्त कि इसका आकार बड़ा होता है, इनमें कोशिका के अंदर झिल्ली होती हैं, क्रोमोसोम एक अधिक होता है, अधिक द्रव अंगत होते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो भैया पादप कोशिका, इनमें कोशिका भित्ति होती हैं और इसमें हरित लवण उपस्थित होता है। और भी है, देख लो फटाफट कि इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, वे प्राय बड़े आकार के होते हैं। जंतु कोशिका में इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इनमें हरित लवक पाए जाते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है या प्राय छोटे आकार की होती हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं बाबू? कि कोशिका के प्रत्येक जीव बने हैं और प्रत्येक जीविक कोशिकाओं की मूलभूत संरचना कार्य करने की क्षमता होती हैं। जो सभी सजीवों का गुण है, इसमें पाए जाने वाले कोशिकांग लगातार विशिष्ट कार्य करते रहते हैं, जिससे सजीव का जीवन चलता रहता है। अतः कोशिका के जीवन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। किस कोशिकांग को कोशिका का बिजली घर, जैसे माइक्रोकांडिया को कोशिका के बिजली घर कहते हैं। माइक्रोकांडिया जीवन की क्रियात्मक रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए ऊतकों के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं और एक आवश्यकता उपयोगी ऊर्जा संचित होती है। इसमें माइक्रोकांडिया के पास अपना DNA राइबोसोम होते हैं और खुद अपना प्रोटीन का निर्माण करता है। 5वां देखेंगे।
कि विसरण प्रक्रिया क्या है, कोशिकाओं में यह कौन सा संपन्न होता है, कि विसरण होगा कोशिकाएं होने वाली प्रक्रिया है जिनमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ परिवहन होते हैं और विसरण प्रक्रिया कहलाती है जिसमें ऑक्सीजन हो और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर होना। इसको क्या कहते हैं, बड़े लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस आपके लिए। ठीक है, आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा यास। तो ये बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट को सारे चैप्टर था। आज आपके सूरज भैया, सूरज सर एक ऑन शॉट वीडियो में पूरे कोशिका के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट समझा दिए, इंपॉर्टेंस आने वाले क्वेश्चन को समझा दिए जो पेपर में डेट आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हाथ जोड़ से विनती है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे बहुत दूर दूर तक। जय हिंद, भारत माता की जय।